हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। हमारा एक मेन टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बंगाल में जो फेमाइन आया था, देखिए फेमाइन को हम एक ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ अकाल आया था। अकाल आने का मतलब है कि जिसमें हमारा सूखा भी पड़ सकता है, यानी कि बिल्कुल ही ड्रॉट हो गया हो, सूखा पड़ गया हो पूरे एरिया में। ठीक है, नहीं तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि बारिश आने की वजह से या नदी का पानी ऊपर आने, लेवल ऊपर होने की वजह से बाढ़ आती है। तो बाढ़ के कारण भी जो है फेमाइन आता है और सूखा पड़ने की वजह से आता है। दूसरा एक होता है भूखमरी आ जाती है लोगों में। अगर बाढ़ पड़ गया या सूखा पड़ गया, कोई भी दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो भूखमरी जो है ये आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भूखमरी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। तो बंगाल में जो 1770 में जो ग्रेट फेमाइन आया था, वो उससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन एक बार आप इसको सुन लोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि कब हुआ था और रीजंस पता चल जाएंगे। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो चीज़ आप फिर टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो द ग्रेट बंगाल फेमाइन जो आया था 1770 में, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे डिटेल में। डिजास्ट्रस फेमाइन, डिजास्ट्रस फेमाइन का मतलब है कि बहुत ही बुरी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या, हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ये जो आया था, जो फेमाइन आया था। तो कहता है कि कम से कम भी इंडिया के 1/3 पॉपुलेशन में ये फेमाइन जो है फैल गया था। यानी कि जो सूखा या भुखमरी, बाढ़ जो भी आया था उस वक्त, ये इंडिया के 1/3 हिस्से की जो पॉपुलेशन थी, उस सारे पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्ट हुई थी। तो ये बोल रहा है अ डिजास्टर्स फेमाइन अफेक्टेड द लोअर गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया। अब गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा नदी जो है हमारी, जो ऊपर से चल के नीचे ऐसे बिहार से निकल के हुए वेस्ट बंगाल से निकल के यहाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसके लोअर का जो एरिया है नीचे का गंगा नदी का, ये उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके नीचे का एरिया जो है इस फेमाइन से अफेक्ट हुआ था, इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ बंगाल। बंगाल का रीजन भी था इसमें, बिहार का रीजन भी था। ये कब की बात हो रही है? बिटवीन 1769 से लेकर 1773। आपको याद होगा कि 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही जो है बंगाल में फेमाइन आया था। क्लियर हो गया? जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की अफेक्ट हो गई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं एन एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब था भुखमरी की वजह से 10 लाख लोग जो है मारे गए थे। हम 1 लाख को 1 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन बोलते हैं हम, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो आप उससे समझ सकते हो कि 100 लाख लोग होंगे और 10 मिलियन लोग जो हैं उस वक्त भुखमरी के, मतलब सिर्फ भुखमरी से मारे गए थे। एंड फेमाइन ट्रिगर्ड एपिडेमिक्स। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। तो उस फेमाइन की वजह से क्या हुआ? भुखमरी आई, लोगों को खाना पीना नहीं मिला। और भुखमरी का रीज़न था सूखा पड़ना, बाढ़ आना किसी किसी रीज़न में। तो बीमारियां फैलने लगी और काफ़ी ज़्यादा महामारी जो है उस वक्त लोगों के अंदर फैल गई। दैट ऑल्सो अफेक्टेड द रीजन ऑफ आसाम, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश। तो ये जो एरियाज थे लोअर गंगेटिक प्लेन के, जहाँ पे भी गंगा वाला एरिया था, गंगा नदी का, उसके नीचे का जो एरिया हम मान के चले, वो सारा अफेक्ट हुआ था। द टेरिटरी वॉज देन रूल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके बाद जहाँ जिस जिस टेरिटरी में ये फेमाइन आया था उसको रेगुलेट कौन करने लगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, द फेमाइन इज वन ऑफ द मैनी फेमाइंस एंड फेमाइन ट्रिगर्ड एपिडेमिक्स दैट डिवास्टेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। इस फेमाइन का असर जो है 18th से लेकर 19th सेंचुरी तक देखने को मिला था। ऑलमोस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी जो हम कोस्टल एरियाज हमारा बोलते हैं मोस्टली, उस एरिया में ज़्यादा अफेक्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। इट इज़ यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर एंड द पुलिसेस। ये बोल रहा है कि इट इज़ यूजुअली टू अ कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन था, ये फेमाइन एक सिंगल नहीं था। इस फेमाइन का आने का कारण बहुत सारी चीज़ें थी। पहला तो वेदर था, मौसम था, जिस तरीके से मौसम बदला, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, वो एक रीज़न था। एंड द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये दो रीज़न थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ भी थी, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दी इन्होंने फेमाइन के, मतलब जब बाढ़ आई या सूखा पड़ा, लोगों का नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर रहा था उस वक्त पे, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपना जो, इनको सिर्फ अपने रिवेन्यू से मतलब था, इनको सिर्फ टैक्स से मतलब था, वो ये किसानों पे थोपते गए और किसान कहीं ना कहीं कर चुकाते चुकाते इतने गरीब हो गए कि वो भुखमरी का शिकार हो गए थे। द स्टार्ट ऑफ द फेमाइन हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू अ फेल्ड मानसून। तो मानसून फेल हुआ, बारिश नहीं हुई, 1769 की बात हो रही है, जिसकी वजह से दैट कॉज्ड वाइड स्प्रेड ड्रॉट। ड्रॉट यानी कि बहुत बुरी तरीके से सूखा पड़ा। एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव फेल्ड राइस क्रॉप्स। अब चावल की जो खेती हो रही थी
कंटिन्यू 2 सालों तक जो है, लगातार 2 साल तक वो फेल हो रही थी, चावल की खेती नहीं हो पा रही थी ड्रॉट, सूखा करने की वजह से। हमें पता है कि राइस की खेती के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, और सूखा पड़ने की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई थी। द डिवास्टेशन फ्रॉम वॉर, अब वॉर की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ था। कंबाइंड विद द एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स रिवेन्यू, मैंने बताया कि इनकी जो टैक्स लेने की जो पॉलिसीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी बहुत बेकार थी। आफ्टर 1765 क्रिपल्ड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो 1765 के बाद क्या हुआ, जो लोगों की इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो कमाई जो उनकी होती थी गाँव में, रूरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो वो बहुत अफेक्ट हो रही थी। कॉजेज़ क्या थे, देखिए बहुत सारे रीजंस थे फेमाइन आने के। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल फेमाइंस था, यानी नेचुरल कॉजेज़ थे। नेचुरल कॉजेज़ हो गए जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, ये नेचुरल कॉज होते हैं। लेकिन मैन मेड कॉज भी काफ़ी थे। मैन मेड कॉज कौन से होते हैं कि आपने वॉर कर दिया, आपने लोगों के ऊपर हद से ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, अब लोग उसको चुकाने के चक्कर में अपना सब कुछ दे चुके हैं, अब उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैन मेड कॉज क्या थे वो हमें देखने हैं, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद क्या होता है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल। अब दीवानी राइट्स हमारी रिवेन्यू से रिलेटेड हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जीता, हमें पता है कि एक बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, ये दो ऐसे युद्ध थे जिसको जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के एक छोटे से हिस्से, यानी हम बंगाल की बात करें, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। और यहाँ से इन्होंने जो है अपना इंडिया में कब्जा करना, एरिया को यहाँ से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। दीवानी राइट्स को याद रखना है आपको। द नवाब वॉज ओनली अ नॉमिनल हेड, जो नवाब थे ये सिर्फ नॉमिनल हेड थे। कहने का मतलब है जो भी उस टाइम का बंगाल का नवाब था, या किसी भी एरिया में जैसे जहाँ जहाँ ये अपना टेरिटरी एक्वायर कर रहे थे, उस एरिया का जो राजा या नवाब हुआ करते थे वो सिर्फ नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड का कहने का मतलब है कि सिर्फ बोलने के लिए वो वहाँ के हेड थे। लेकिन जो रियल पावर थी वो किसके साथ थी, तो वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, ठीक है। यानी कि जो भी उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे या वॉइसरॉय हुआ करते थे, उनके साथ उनके पास सबसे ज़्यादा पावर हुआ करती थी। नवाब हो या राजा हो, वो सिर्फ नॉमिनल हेड थे, कहने के लिए कि हाँ ये यहाँ के राजा हैं, लेकिन जो मेन पावर है उस एरिया को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, वो कंपनी के पास थी। द कंपनी वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, कंपनी का इंटरेस्ट लोगों के हित में नहीं था, हमेशा से वो यही चाहते थे कि वो मैक्सिमाइज, यानी अपना जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, जो टैक्स है, उसको वो इंक्रीज करते रहें, लोगों से ज़्यादा तादाद में उसको लें, और हर बार अपना टैक्स बढ़ाते चले जा रहे थे। एंड प्रॉफिट फॉर इट्स वाइल द प्लाइट ऑफ द लोकल फार्मर्स, ठीक है, लोकल फार्मर्स से ये प्रॉफिट कमाते थे। एंड अदर्स वर कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड, बाकियों को इन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा था। प्रायर टू द कंपनीज रूल, अगर हम कंपनी के रूल की बात करें, जो टैक्स रेट था लैंड रिवेन्यू पे, लैंड का जो आपको रिवेन्यू मिल रहा है, मान लो कि किसान ने 100 रुपये की खेती करी, 100 रुपये लगाए, वहाँ से इसने अगर 500 रुपये कमाए अपनी खेती करके, तो वो बोल रहा है जो लैंड रिवेन्यू उसने कमाया वॉज ओनली अबाउट 1/10, यानी अब इस 500 का सिर्फ 1/10वां हिस्सा जो है किसानों को ये देंगे, कौन, किसान देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये पहले की बात है कंपनी की, फॉर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। बट कंपनी ने इस 1/10 हिस्से को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, 50%। अब किसान की कितनी ही बचत हो रही है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको हर चीज़ बाहर से खरीदनी पड़ती है। अब मान लीजिए उसने 100 रुपये ही लगाए, अब उसको पूंजी भी 100-110 की ही पड़ी मान लीजिए। अब इसका आधा देने का मतलब ये हो गया कि 50% अगर ये अपना देंगे, तो जितना इन्होंने लगाया इनको उतना भी नहीं मिल पाएगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फेमाइन आने का रीज़न क्या था कि जब किसान जितना लगा रहा था उतना भी उसको नहीं मिल रहा था, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। अब अगर ये 100 में से 100 भी नहीं निकाल पा रहा, अब इसका भी 50% जो है वो ब्रिटिशर्स को चाहिए, यानी कि 50 रुपये, तो यहाँ पे तो किसान बहुत घाटे में है। फिर अब इनके पास, इन्होंने 50 रुपये ब्रिटिशर्स को दे दिए, अब यहाँ इनके पास कितने बच्चे, 50, अब इस 50 रुपये को वो लेके फिर खेती करेगा, फिर इतना भी ये अर्न नहीं कर पाएंगे। करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि इनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं, फिर खेती करने के लिए इनको ब्रिटिशर्स से पैसा लेना पड़ता है लोन पे। अब वो लोन चुकाने के लिए भी ब्रिटिशर्स इन पे हैबिट वो लगाते थे, इंटरेस्ट। तो कहीं से भी ब्रिटिशर्स ने पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ा था। द फार्मर्स, जो फार्मर्स थे, हु हैड प्रीवियसली स्टोर्ड एक्सेस प्रोड्यूस्ड फॉर अ लीन सीजन। देखिए कुछ फार्मर्स उस टाइम पे क्या होते थे, मान लो ज़्यादा खेती हो गई हो तो थोड़ा अनाज वो अपने आने वाले टाइम के लिए बचा के रखते थे, कि अगर मान लो मानसून ख़राब हो गया या सीज़न बेकार चला गया या हम खेती नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट कुछ तो वो स्टोर करके रखेंगे, प्रोड्यूस किया हुआ जो उनके पास एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है, ताकि वो आने वाले टाइम में उनका यूज़ हो सके। दे हैड एक्सेस बिकॉज ऑफ द लेस टैक्स। अब ये वो पहले क्यों कर पाते थे,
अगर ज़्यादा खेती हुई है, खेती का अगर थोड़ा हिस्सा ये निकाल भी लेते थे तब भी ये प्रॉफिट कमा लेते थे, लेकिन ये पहले की बात हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आए थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी जीतने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने टैक्सेस जो है बढ़ा दिए। अब ये 50% मांगने लग गए। वर नॉट परमिटेड टू स्टोर प्रोड्यूस, अब इन्होंने इनको मना ही कर दिया कि अब आप कुछ भी स्टोर नहीं करोगे जो आप प्रोड्यूस करोगे, जितना जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 50% आप पहले हमें दोगे। एंड दे कुडंट स्टोर टू, वो स्टोर भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टेरिबल टैक्स रिजाइन अंडर द इंग्लिश। अब उनके पास उतना हो भी नहीं रहा है कि वो उसको स्टोर कर सके, क्योंकि लोग उन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था इंग्लिश ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि वैसे भी फार्मर जो है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ स्टोर नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश फोर्स करते हैं फार्मर को हार्वेस्ट करने के लिए कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो होते हैं, वो खेती होती है जिनको बेच के इनको पैसा कमाया जा सके। क्लियर है? देखिए, पैसा तो मेनली आप किसी भी खेती की हुई चीज़ से कमा सकते हो, लेकिन कैश क्रॉप थोड़े महंगे हुआ करते थे, लाइक पॉपी, इंडिगो की खेती हमने देखा, ये बाहर जाते थे फॉर एक्सपोर्ट होने के लिए रेदर देन फूड क्रॉप्स लाइक पैडी। तो पैडी वगैरह को प्रोड्यूस करने से ज़्यादा जोर देते थे, पॉपी और इंडिगो वगैरह पे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जोर देती थी। दिस रिजल्टेड इन अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन फॉर द पीपल। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? अब आप जो ग्रेन्स हैं जो हम डेली यूज़ में खाते हैं, हम वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं, कैश क्रॉप्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली किसानों के पास जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो बचेगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था बहुत बड़ा फेमाइन आने का। जो अकाल आया था वो भुखमरी की वजह से ही आया था। देयर वॉज अ मेजर शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स इन, तो शॉर्टेज हुआ क्रॉप्स का 1768 में, ठीक है, क्योंकि आप अब अनाज तो उगा ही नहीं रहे हो, आप इंडिगो उगा रहे हो, आप पॉपी उगा रहे हो, जितने भी कैश क्रॉप्स हैं जिनको आपको बेचना है आगे जाके, आप वो उगा रहे हो। तो किसान जो अनाज उगाता था अपना पेट भरने के लिए, वो तो वो उगा ही नहीं पा रहा था, तो विच वॉज नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो 1768 के बाद जो है अनाज यानी कि जो क्रॉप्स थे उसकी शॉर्टेज हो गई थी। बट इन 1769 में क्या हुआ? देयर वॉज अ मानसून फेलियर। अब तक तो फिर भी किसानों का काम चल रहा था कि चलो थोड़ी खेती करके हम अपने आसपास के एरिया में ही कुछ फल सब्जी उगा लिया करते थे, लेकिन अब अगले ही साल क्या होता है? मॉनसून फेलियर होता है। अब मॉनसून ही नहीं आता है, फॉलोड बाय सीवियर ड्रॉट, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, स्टार्वेशन, भुखमरी आ जाती है, तो भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, स्टार्टेड बाय 1769। बट द कंपनी ऑफिशियल्स इग्नोर दिस सिचुएशन। अब लोग मर रहे हैं, कंपनी इस सिचुएशन को भी इग्नोर कर रही थी। बाय 1770, 1770 की बात की हम बात करें तो जो डेथ काउंट था वॉज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होने लग गया, डेथ जो है लोगों की बढ़ने लगी, एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल फेल विक्टिम टू दिस मैन मेड डिवास्टेशन। मैंने बोला था ये मैन मेड था, ये नेचुरल नहीं था। नेचुरल तो चलो आया, वो संभल सकता था क्योंकि किसान इस चीज़ के लिए रेडी रखते थे, अपना अनाज स्टोर रखते थे, लेकिन जो इन लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो नुकसान किया, वो ये भरपाई नहीं कर पा रहे थे। द कंपनी कंटिन्यूड टू कलेक्ट द टैक्स। इतनी बड़ी फेमाइन आने के बाद, 10 मिलियन लोग के मरने के बाद भी जो है कंपनी कंटिन्यू टैक्स कलेक्ट कर रही थी फार्मर्स से, एंड हु कुड पे बाय फर्दर इंक्रीजिंग द टैक्स रेट टू मेक अप द लॉस इन एग्रीकल्चर रेवेन्यू ड्यू टू द फेमाइन। ठीक है, दिस फेमाइन वॉज कॉज्ड, अब इस पैमाने का कॉस्ट था टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े पैमाने पे पड़ा था इसका असर, बाय द कंपनीज टैक्स, कंपनी जो टैक्स ले रही थी उसकी वजह से, इनके रेवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से कहीं ना कहीं पैमाइन आया था, एंड अपैथी ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल टू राइजिंग स्टार्वेशन, इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टार्वेशन या भुखमरी जो आई थी, वो वन ऑफ द रीज़न जो है, सबसे पहला रीज़न अगर हम माने तो वो कंपनी थी। ठीक है, अब हमें रिजल्ट देखना है कि फेमाइन आया, उसका रिजल्ट क्या निकला। ये हमारा 1-2 स्लाइड और आएगी, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो द फेमाइन वुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। तो इस फेमाइन के आने के बाद ये जो अकाल आया, देखिए फेमाइन को अकाल बोलते हैं, तो ये जो अकाल आया, इसके आने के बाद क्या हुआ? फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज दैट वुड नॉट ओनली चेंज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट इवन द वर्ल्ड फॉर एवर। तो इस फेमाइन ने सिर्फ इंडियन मतलब इंडिया को ही अफेक्ट नहीं करा, होल ओवर वर्ल्ड को इस फेमाइन ने अफेक्ट किया, क्योंकि जब मॉनसून भी लेट आया था तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी दुनिया में भी अलग अलग जगह फेमाइन उस टाइम आ रहे थे। द फेमाइन सिचुएशन सूथेड बाय 1770 विद गुड रेनफॉल। अब 1770 में इस फेमाइन पे थोड़ा सा असर कम हुआ, अकाल थोड़ा कम हुआ क्योंकि अच्छी बारिश हुई, बट नॉट बिफोर क्लेमिंग 1/3 ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। जो 1/3 पॉपुलेशन जो इससे अफेक्ट हो रही थी, वो तो हम वापस से क्लेम नहीं कर सकते थे, वो जो जान चली गई है वो वापस से नहीं आ सकती थी। लार्ज स्वेथ्स ऑफ लैंड वर डीपॉल्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द फेमाइन। जो बहुत ही बड़ी लैंड थी वो क्या हो गई थी? वो डीपॉल्यूटेड हो गई थी, जिसका रिजल्ट था फेमाइन।
डीपॉपुलेटेड हो गई थी, यानी कि पॉपुलेशन बचे ही नहीं थी, लोग बचे ही नहीं थे। आधी से ज़्यादा जो ज़मीन थी वो बंजर हो गई थी, लोगों के बिना जो है वो ज़मीन मतलब खाली हो गई थी वो ज़मीनें, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की उस टाइम पे डेथ हुई थी। मैनी एग्रीकल्चरल लैंड बिकेम जंगल्स, बहुत सारी एग्रीकल्चर जो लैंड हुआ करते थे खेती करने वाले वो जंगल बन गए थे, ठीक है। फॉर डिकेड्स यानी एक डिकेड हमारा हम 10 साल मानते हैं, तो काफ़ी डिकेड्स के लिए जो है वो बोल सकते हो आप जंगल बन गए थे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेमाइन। इस फेमाइन की वजह से ये सब हुआ था। दिस ऑल्सो इंक्रीज द मीनेंस ऑफ बैंड्स ऑफ ठगी एंड, मतलब कहने का मतलब है अब फेमाइन आया, अब लोगों के पास कुछ खाने पीने को है नहीं, तो अब क्या करेंगे, वो ठग करेंगे, प्लंडर करेंगे बंगाल में, ठीक है। तो वही लूट मचने लगी, प्लंडर यानी चोरियां होने लग गई। ग्लोबली अगर हम बात करें क्या असर हो रहा था, द प्रॉफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम 15 मिलियन रुपीज़ इन 1765 टू 30 मिलियन रुपीज़ इन 1777, यानी कि 2 साल में 15 मिलियन से लेके इनका जो है 30 मिलियन तक का प्रॉफिट हुआ। तो दुगना प्रॉफिट इन्होंने कमाया फेमाइन के टाइम पे। ग्लोबली बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सिर्फ इंडिया की नहीं। डिस्पाइट द सोर इन प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी द कंपनी कंटिन्यू टू सफर फाइनेंशियली एंड इन्फ्लुएंस्ड पार्लियामेंट टू पास टी एक्ट इन 1773। हम सबको पता है कि कंपनी के पास टी की मोनोपोली थी ट्रेड करने के लिए, जो कि 1813 और 33 के एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट के बाद ये पूरी तरीके से ये मोनोपोली ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही है। तो इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी जो है कंपनी कंटिन्यू सफ़र कर रही थी फाइनेंशियली। अब किस बात पे पता नहीं क्यों, क्योंकि जो लोअर लेवल के कंपनी के जो ऑफिसर्स थे सारा पैसा वो कमा रहे थे, अपर लेवल या उनके पार्लियामेंट के लेवल या उनके ऑफिस तक वो पैसा पहुंच ही नहीं रहा था। एंड इन्फ्लुएंस कर रहे थे पार्लियामेंट को कि वो पास करे एक टी का एक्ट, यानी कि चाय की खेती करने के लिए एक एक्ट पास करे 1773 में। द एक्ट अलाउड, तो इस एक्ट ने अलाउ किया डायरेक्ट शिपमेंट ऑफ टी। अब इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक एक्ट हो गया, मतलब एक एक्ट पास करवा लिया, जिसकी वजह से इनको अलाउ कर दिया गया कि वो डायरेक्ट शिपमेंट कर सकते हैं बिना किसी टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ के टी का, ठीक है। मोनोपोली मिल गई इनको ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज़ में, ठीक है, विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो मैंने बताया। दिस इन्फीरिएटेड द लोकल मर्चेंट्स, अब इसकी वजह से जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, तो टू द एक्सटेंट दैट दे बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस। ऑब्वियस है, जो इंसान इतनी मेहनत करके खेती करके टैक्स पे करके अपना माल लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, उसको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि वो टैक्स भी पे कर रहा है। अब ये यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, फ्री में ये ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सारा सामान इधर से उधर वो पहुँचा रहे हैं, फ्री में पहुँचा रहे हैं, तो प्रॉफिट में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी। वन सच प्रोटेस्ट वॉज द बॉस्टन टी पार्टी। देखिए ये आपको याद रखना है, बॉस्टन टी पार्टी ऑफ 1773 एक प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टी के ट्रेड को लेके, ठीक है, जो टी एक्ट पास हुआ था। द आफ्टर मैथ ऑफ द प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, वुड इवेंचुअली लीड टू अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट वुड कल्मिनेट इन टू द 1776 अमेरिकन रिवोल्यूशन तक ये सब चला। और आपको अब इतना ही ध्यान रखना है कि क्या रीजंस थे फेमाइन आने के, मैन मेड भी थे और नेचुरल डिजास्टर्स भी थे, और रिजल्ट क्या हुआ फेमाइन का, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने कवर करवा दिया। इसके बाद हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इनका सोशल वर्क, इनका प्रैक्टिकल वर्क, कौन कौन से इन्होंने, जैसे सती इन्होंने अबॉलिश करवाया था, तो हम हर चीज़ देखेंगे इन्होंने किस किस चीज़ में वर्क किया है। तो इसके बाद हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।